नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं उषा प्रेमदा द्वारा रचित उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। नील इस बात पर सुषमा की ओर जिस प्रकार देखकर हल्का सा हंसा, उससे सुषमा झेप गई। अपनी उस लाज से उबरने के लिए उसने कहा, तुम भी अम्मा, क्या बात करती हो? इनकी बुआ मुझे बता गई थी कि जल्दी ही इनकी शादी होने वाली है। अम्मा ने छोटी सी आह भरी। क्यों ना होगी, अच्छे लड़के कोई बैठे ही थोड़े रहेंगे। फिर उन्हें ख्याल आ गया कि उन्होंने नीरू को भी पुकार कर कमरे में बुला लिया। वह सकुचाती हुई बैठ गई। उसने नील को शायद अपने को देखने के लिए आया युवक समझ लिया था। कभी कभी सबसे आग बचाकर वह जैसे नील को देख लेती, उसे सुषमा अनजानी न रही। नीरू सचमुच बहुत सुंदर थी। सुषमा के दिल पर जिस वस्तु ने हल्की सी खरोच डाली, वह उसका यौवन था। नीरू की उन आंखों में न जाने कितने स्वप्न जाग रहे थे। जीवन की दहलीज पर खड़ी हुई वह अपने आगे बिखरी हुई रंगीन झिलमिलाती हुई रोशनी देख रही थी। उस क्षण सबसे घिरी बैठी अम्मा जैसे अकेली हो आई। यह नील, उसने आंखें फैलाकर नील को देखा। नील का प्रशस्त माथा, सुषमा की ओर देखते हुए उसकी दृष्टि की कोमलता, सोफे पर हल्के से टिके हाथ, यह सब सुषमा की दृष्टि को असह्य उठे। उसकी धुंधली हुई दृष्टि में अपने प्रियजन 3 काले धब्बे बनकर रह गए। सुषमा के विचार फिर बंद गली में मुड़ गए, जिससे निकलने की कोई राह न थी। सुषमा ने एक लंबी सांस ली। उसने पाया कि नील कुछ आशंकित सा उसे देख रहा है। सुषमा ने मुस्कुराना चाहा और तभी नील उठ खड़ा हुआ। अब मुझे आज्ञा दीजिए माताजी, सुषमा भी थकी होंगी। और वह चला गया। उसके जाने के बाद सुषमा की जैसे सारी शक्ति चुक गई थी। वह वहीं नीचे फर्श पर पैर फैलाकर बैठ गई और साल से पैर ढक लिए। उसकी मुद आई आंखों के आगे अब भी नील का रूठा चेहरा तैर रहा था। सुषमा का उस पर ढेर सा प्यार उमड़ आया कि नील होता तो इसके घुटने से सिर टिकाकर उसे अनुनय भरे नेत्रों से देखती हुई मना लेती। नील की उंगलियां उसके जुड़े के सारे कांटे निकाल लेती और उसके सुवासित केस पीठ पर गिराते। नील का चेहरा उसे देखते समय कैसा मृदु हो आता है। बहुत थक गई क्या बिट्टू? चलो पलंग पर लेट जाओ। माँ के स्वर में बहुत स्नेह था, पर उस स्वर के व्याघात से सुषमा के विचार बिखर गए। ठीक हूँ अम्मा, सुषमा ने सायास आंखें खोलते हुए कहा। सूरज की अंतिम किरणें दीवार का एक कोना गुलाबी रंग से रंग रही थी। बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियां फील्ड से जा चुकी थीं और धीरे धीरे सन्नाटा कॉलेज की इमारत में फैलता ही जा रहा था। नल पर कुछ औरतें अपने घड़े भर कर जा रही थीं। उनकी घेरदार घाघरों में चलने से लहरें सी उठ रही थीं। अम्मा ने कहा, सो गई क्या? नहीं अम्मा, सुषमा ने कहा और कंबल गले तक खींच लिया। कितनी देर से वह सोने का प्रयत्न कर रही थी। कभी कभी आंखें हल्की सी लकी तो नील और नीरू के चेहरे गडमड होते नजर आते। अम्मा का स्वर सुनकर उसने आंखें खोलते हुए कहा, क्यों, क्या है? कॉलेज के खंभों में लगी रोशनियों का उजाला खिड़की के बंद शीशों से अंदर आ रहा था, जिससे कि कमरे की हर चीज कुछ कुछ दिख रही थी। सुषमा के करवट लेने से दूसरी ओर की खिड़की से हॉस्टल दिखाई देने लगा, जिसमें प्रकाश के अनेक चौखटे थे। शायद लड़कियां इम्तहान के लिए पढ़ रही होंगी, थकने पर चाय बनाने लगती होंगी और रात के उस अंधेरे और सन्नाटे में उनकी आवाज़ें बहुत तेज लगती होंगी। बातें इम्तहान की, कोर्स की, विद्या कितनी पड़ती है, मिस शर्मा के पास आज वह फिर आए थे, उनकी माँ भी तो आई हुई है, आदि आदि। सोचती हूँ कि यह इंतजाम कैसे होगा। अम्मा ने निश्चिंतित स्वर में कहा, सब हो जाएगा अम्मा, तुम परेशान ना हो। कल शाम को आने वाले हैं ना, दिन में सारा इंतजाम करवा दूंगी। सुषमा ने माँ को समझाया। ना पसंद करने की तो कोई बात है नहीं, अम्मा ने अपने आप से ही कहा। फिर बोली, अगर उन्होंने पसंद कर लिया तो कल ही उन्हें कुछ लेना देना होगा। कुछ रुपयों का इंतजाम कर लेना, शादी में फरवरी तक कर दूंगी।
उस पर बाद में सोचेंगे अम्मा, अब तुम सो जाओ। उसके स्वर से अभिभूत होकर अम्मा ने कहा, तुम ना हो तो मैं तो पागल हो जाऊं बिट्टो। सुषमा अंधेरे में हंसी। मैं कहाँ भागी जा रही हूँ जो तुम्हें घबराहट हो रही है। अम्मा कुछ देर चुप रही, फिर कुछ याद आने पर बोली, तुम्हें मालूम है सुषमा, भटनागर साहब की रेनू बड़ी जगहसाई करवा रही है। क्यों, क्या हुआ? उनका लड़का तो अपनी शादी करके अलग हो गया। पहले सुनते हैं कि रेनू कहीं नौकरी कर रही थी, बाद में पता चला कि उसकी किसी से अम्मा एक पल में झिकझकी दोस्ती हो गई थी, उसी से रुपया ला ला कर देती थी। अच्छा, सुषमा की बाड़ी उत्साह विहीन थी। उसके चाचा को पता चला तो बड़े लाल पीले हुए। भटनागर साहब ने सब चुपचाप सुन लिया। कहते क्या, वकालत तो बिल्कुल चलती नहीं, जीने का सहारा तो चाहिए ही। सुषमा ने करवट बदल ली। कल मुझे याद दिला देना, नहीं तो बैंक से रुपया निकालना भूल जाऊंगी, उसने माँ से कहा। सुबह से घर में बड़ी सरगर्मी रही। भौरी हॉस्टल की एक और नौकरानी के साथ साफ सफाई में लगा दी गई। फर्श धुले पुछे, कमरे में नरगिस के फूलों का गुलदस्ता लगाया गया। क्या चीजें घर पर बने और क्या बाजार से आए, इस पर वाद विवाद हुआ। सुषमा के पास बर्तन कम थे। उसने सिर्फ लिखकर मीराधर के पास भेजी और बर्तन लेकर वो स्वयं आ पहुंची। उन्हें माँ की हाँ में हाँ मिलाते देख सुषमा को चैन मिला और कॉलेज के लिए तैयार होने चली गई। उसके लौटने तक सब तैयारी हो गई थी। मीराधर ने निरुपमा को तैयार कर बंगाली जोड़ा बांध दिया था। सारे बर्तन धुले धुलाए रखे थे। चपरासी खाने की चीजें बाजार से ले आया था। अम्मा ने भी स्वयं काले जरी किनारे की शांतिपूरी साड़ी और गले में सोने की दोहरी जंजीर पहनी थी। सुषमा आकर बैठी ही थी कि चपरासी ने आकर उसे बताया कि हॉस्टल की किसी छात्रा के अभिभावक उससे मिलना चाहते हैं। नीरू को कौन सी साड़ी पहने आई जाए, इसको बीच में ही छोड़ सुषमा उनसे मिलने चली गई। उनसे काफी देर सिर खपाने के बाद वह आई। उसने देखा कि अम्मा ने नीरू को नील की लाई हुई साड़ी पहना दी। सुषमा को अम्मा की यह बात बिल्कुल अच्छी ना लगी। एक बार पूछ तो लेती, सुबह से काम करते करते उसका सिर दुखने लगा था। अम्मा की लगातार मीन मेख निकालने की आदत से उसे बड़ी खिजराहट हो रही थी। अम्मा, नीरू को यह साड़ी किसने दी? उससे रहा न गया। मैंने? क्यों, क्या हुआ? मेरी 150 की साड़ी है, उसका क्या, कुछ गिरा लेगी? बहन ही तो है, कोई पराई तो नहीं। अम्मा तिनक कर बोली। अपनी या पराई की बात नहीं है, मैं तो साधारण सी बात कह रही थी। अलमारी में साड़ियाँ भरी पड़ी हैं, तुम्हें पहनाने को यही मिली? ओहो, तो क्या हो गया, खराब हो जाए तभी कह देना। सुषमा ने जिद में सादी साड़ी ही पहनी, बाल भी ऐसे ही बेमन से सवार लिए। अम्मा के बहुत आग्रह करने पर भी वह ना मानी। तुम्हारी ये क्या आदत है, सब दिन चंगा और त्योहार के दिन नंगा? वे लोग क्या कहेंगे, एक अच्छी सी साड़ी नहीं पहनी जाती तुमसे? तो अम्मा, कोई मुझे देखने थोड़ी ना आ रहे हैं। सुषमा का स्वर तिख था। अम्मा रुष्ट होकर चौके में चली गई। एकाग्रचित होकर हरा धनिया काटती भौरी से उन्होंने पूछा, क्यों भौरी, तुम्हारी बीबी जी ऐसे ही रहती हैं? नहीं अम्मा जी, भौरी ने सिरे पर टिका, खूब अच्छा पहनती ओढ़ती हैं। अभी नील भैया जी ने कई साड़ियां लाके दी हैं। और ये नील भैया कौन है? अम्मा की टोन से भौरी सकपका गई। कल जो आए थे मादी, आप भी तो मिले थे। क्या अक्सर आते हैं? भौरी ने उत्तर नहीं दिया। क्यों, क्या काफी आते हैं? अम्मा ने बात दोहराई। नहीं, कभी कभी हाल पूछने चले आते हैं, भौरी ने कहा और अम्मा की नजर बचा गई। अम्मा कुछ आगे न पूछे इस भय से वह चौके से बाहर निकलकर हाथ धोने लगी। अम्मा सुषमा से जितना भी क्रुद्ध हो, सुषमा की सहेलियों के अकेलेपन ने उनको सुस्त होने की सहायता दी थी। अतिथियों के आने पर मीरा दी नीरू को लेकर बाहर गई और उन्होंने वार्तालाप चालू रखा। उनके अनुभवी और गंभीर आचरण से अम्मा को काफी आश्वासन मिला। सुषमा अतिथियों को प्रणाम करके अंदर चली आई थी। वह और मीनाक्षी सारी खाद्य सामग्री ट्रे में सजा सजा कर बाहर भेजती रहीं। इस अवसर के लिए सुषमा ने कॉलेज के चपरासी को बुला लिया था। सुषमा के घर की सुरुचिपूर्ण सजावट, चलते फिरते कई नौकरों और नीरू का सलंज सौंदर्य इन सबसे आने वाले प्रभावित से लगे। पर नीरू बहुत घबराई हुई। बार बार प्रश्नों के पूछे जाने पर
उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अम्मा ने आंखों आंखों में उसे धमकाया भी। चाय पीते समय सुषमा और मीनाक्षी भी बाहर आई और अम्मा ने बड़े गर्व से कहा, यह मेरी बड़ी बेटी है, यह सब इसका ही है। अपनी माँ की बात सुनकर सुषमा के होठों पर एक थकी सी मुस्कुराहट काप गई। ये संपदा कितनी सारहीन थी, कितनी खोखली। चाय के प्याले बनाकर सबको देते हुए उसे महसूस हुआ कि अम्मा नीरू सभी कोई अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर उसके छोटे सुखों में व्याघात डाल रहा है। यहाँ इनका क्या प्रयोजन? जाने की इस सांझ में खुली खिड़की से बही आती शीतल शांतिप्रद पवन और कमरे में छाई सुगंध, यहाँ तो नील को होना चाहिए था। उसकी सशक्त बाहों के पास में शिथिल पड़ी सुषमा की देह, नील के नरगिसी स्पर्श में डूबी हुई। गोधुल का ऐसा उजाला जिसमें नाक नक्श का तीखापन ढक जाए, केवल होठों पर आ गई पूर्ण तुष्टि की मुस्कुराहट, पुतलियों में प्रतिबिंबित सी प्रकाश की एक हल्की सी किरण चमकती रहे। सुषमा ने हाथ बढ़ाकर नीरू को चाय का प्याला पकड़ाया। कांपते हुए हाथों से नीरू ने उसे पकड़ना चाहा, पर सारी चाय उसकी साड़ी पर जा गिरी और प्याला फर्श पर गिरकर छोटे छोटे टिड्डियों में बिखर गया। नीरू भीगी साड़ी पहने हुए खड़ी हुई। अम्मा सन्न रह गईं। मीरा के नीरू को बाहर ले जाने पर उन्होंने हंसने का विफल प्रयास करते हुए कहा, लड़की बड़ी शर्मीली है, अपरिचितों के सामने जरा घबरा जाती है। कमरे में संकोच भरा मौन छा गया। नीरू के इस पोगड़पन से अम्मा का मन खट्टा हो आया। खा पीकर अतिथि जब चलने लगे तो अम्मा ने उन लोगों के विचार जानने हेतु पूछा, आप लोगों ने क्या इरादा किया है? यह जवाब हम कल देंगे, सुषमा की माँ ने कहा। अम्मा ने बेवल हो उन लोगों की मुख मुद्रा से कुछ भांपने का प्रयत्न किया, फिर हंसकर हल्केपन से कहा, नीरू जैसी लड़कियां आपको बहुत ही कम मिलेंगी। सुंदरता के साथ स्मार्टनेस भी तो होनी चाहिए, सुभाष की भाभी ने तड़ाक से कहा। अम्मा को निराशा के गहरे गर्त में डाल वे लोग चले गए। उनका घुटता हुआ क्रोध सुषमा पर निकला। तुम्ही ने साड़ी की बात पर कोहराम मचाकर नीरू का मूड खराब कर दिया था। उन्होंने तुम्हें देखकर क्या सोचा होगा? हाथ कान खाली रद्दी सी साड़ी पहनकर बैठ गई। अपना स्टैंडर्ड भी तो दिखाना था। ऐसे मौक़ों पर लोग मांग कर पहनते हैं, पर तुमने तो कुड़हन में जो था वो भी नहीं पहना। सुषमा भी खूब नाराज हो गई। तुमने मुझे बहुत सारा गहना गढ़ा के दे दिया है ना, जो मैं पहन लेती। तुमने तो पहन ली थी ना भारी सी जंजीर, बस देख लिया होगा उन लोगों ने। पर कहते कहते उसका गला भर आया और उसकी आंखें बड़े बड़े आंसुओं से भर गईं। अम्मा 2 दिन से चुप उदास पड़ी हुई थी। नीरू और सुषमा उनसे बचती रहती। अम्मा को नीरू पर बड़ा गर्व था। केवल लेन देन पर बात नहीं बनी, इसका दुख वो झेल न पा रहे थे। सुषमा दत्त चित्त कापियां जांच रही थी। अम्मा उठकर आकर पास में बैठ गई और बोली, तुमसे हमेशा कहा कि नीरू की शादी का बंदोबस्त करना है, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेरे पास आज 10,000 रुपये होते तो खट से नीरू की शादी हो जाती। सुषमा को अपने ही काम में लगे देखकर उन्होंने लंबी सांस ली। जाने कैसे पार लगेगी यह औलाद, कैसी फूटी तकदीर लेकर पैदा हुई है। सुषमा ने कापी का पृष्ठ पलटते हुए कहा, तुम दुखी ना हो अम्मा, कहीं ना कहीं तो उसकी शादी होगी, अब नहीं तो 1 साल बाद। कुछ देर बाद अम्मा उसे समझाने की टोन में बोली, आखिर इतनी गृहस्थी फैलाने की जरूरत क्या है सुषमा? भौरी को निकाल दो और हॉस्टल के नौकरों से काम करवाओ। हॉस्टल में कुर्सी मेजें बने तो घर के लिए कुछ सामान बनवा लो। पलंग है, अलमारी, खाने की मेजें, सब देने के काम आ जाएगा। इतनी जमीन बेकार पड़ी है, साग सब्जी लगवाओ। सुषमा ने कहा, अब यही तो सिखाओगी अम्मा? बहुत कुछ किया जिंदगी में, बेईमानी नहीं कर सकती। लगता है तुम्हारे बाल बच्चों की खातिर यह भी करना पड़ेगा। लो, मैंने ऐसी क्या बात कह दी कि काटने दौड़ती हो? जो सबको करते देखा कह दिया, दुनिया करती है। तुम्हें बड़ी ईमानदार पैदा हुई हो। दुनिया क्या करती है यह मेरे सामने ना कहो अम्मा। सुषमा ने पट से काफी बंद कर दी। जरा अपने दिल के अंदर झांक कर देखो कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। मेरा आराम से रहना ही तुम्हें खटकता है। तुम शादी तय करो नीरू की, मैं अपने सारे गहने कपड़े उठाकर दे डालूंगी। यही तो तुम चाहती हो। अम्मा ने त्रस्त होकर कहा, कुछ सोच कर तो बोला करो सुषमा, क्या तुम मेरी औलाद नहीं हो? अपना दुख अपनों से ना कहूंगी तो किससे कहूंगी? वह आंचल के छोर से आंखें पोंछने लगी।
तुम्हारे पास तो सब कुछ है, ये दोनों भी अपने घर जाएं, सुख से रहें, अपने मन का खाएं, यही तो चाहती हूँ। सुषमा का स्वर अब भी कड़वा था। अभी कौन दुख है, भूखी रहती हैं क्या? तन ढकने को कपड़े नहीं हैं। मैं कुंवारी रह गई तो कौन सा आसमान फट पड़ा? इन दोनों की भी अगर शादी ना हो सकी तो क्या हो जाएगा? तुम्हें तो, अम्मा का गला भराया, कहने का हक है, कहो। तुम्हारे माँ बाप ही ऐसे निकल गए कि अपना फर्ज ना निभा सके। सुषमा वहां से उठाई और खिन्न सी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। अम्मा वहीं बैठी रोती रही। सुषमा को लगा कि उसने अम्मा से बहुत कटु बातें कह दी हैं। वह भी तो बेबस है। यह बात नहीं कि उन्हें सुषमा से प्यार नहीं, वह जिन विविध चिंताओं से घिरी रहती हैं उन्हें किसी से तो कहेंगी ही। इस समय सुषमा से झिड़की खा या उन्हें अपने उस मृत पुत्र की याद ना आई होगी जो सुषमा के बाद उत्पन्न हुआ था। सुषमा को लगा कि वह एक दलदल में फंसकर रह गई है। वह छटपटाती है, उबरना चाहती है, पर दिन प्रतिदिन डूबती ही जा रही है। उसने चाहा कि नीरू को बुलाकर डांटे कि वह क्यों बार बार खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है, जबकि उसे पता है कि ब्रजमोहन सामने रहता है, गहरे काले बाल पीठ पर फैलाए, रंगीन साड़ी पहने। खिड़की से झांकती नीरू का चित्र उसके आगे दौड़ आया। सुषमा ने बाल उमेड़कर जोड़ा बनाया और पूरी सख्ती से कांटे खोसने लगी। कांटा त्वचा में चुभ उठा और इस आत्मपीड़न से उसे थोड़ा सा संतोष हुआ। तभी उसके कमरे का पर्दा हटाकर नीरू अंदर आ गई। जी जी, बौरी कह रही है कि बिना खाना खाए मत जाना। पर्दे को हाथ से पकड़कर वह सुषमा को एकटक ताकने लगी। उसके दीर्घ कातर नेत्र, अनछुई सी त्वचा और बाड़ी के आग्रह के आगे सुषमा अवश हो गई। उसके हृदय में अचानक ही ममत्व का स्रोत उमड़ पड़ा। उसका मन हुआ कि नीरू को भींचकर सीने से लगा ले और समझाए कि तू क्यों दुखी होती है। तेरे सुख और भविष्य का उत्तरदायित्व तो मुझ पर है, मैं सब करूँगी। सुषमा ने उसकी ओर पीठ कर ली और कहा, तू जाकर खाना लगवा दे नीरू, मैं अभी आई। कॉलेज से सुषमा लौटी तब तक अम्मा शांत हो चुकी थी। कपड़े बदलकर बाहर आने पर उन्होंने बड़े मृदु स्वर में कहा, तुम्हारे पीछे आज मीरा आई थी, बड़ी देर बैठी रही। अच्छा। कुछ देर सोचने के बाद अम्मा ने बात उठाई, वो दिन तुम्हारे पास वो जो लड़का आया था, उससे क्या नीरू की शादी नहीं हो सकती? वो सुषमा के चेहरे पर आने वाले भावों को देखती रही। अभी उसकी शादी तय हुई है कि नहीं? मुझे क्या मालूम अम्मा, तुम पूछ कर तो देखो। मैं कैसे पूछ लूं? सुषमा की लंबी पलकों ने उसके नेत्रों में उमड़ आई पीड़ा ढांप ली। क्यों नील, मेरी बहन से शादी करोगे? अम्मा तुरंत कागज लेकर बैठ गई और कृष्णा मौसी को चिट्ठी लिखने लगी। लिफाफा चिपकाते उन्होंने भौरी को पुकारा। सुषमा के आगे पुस्तक खुली थी, पर वह एक पंक्ति भी ना पढ़ पाई। भौरी को चौके से निकलते देख उसने एकदम चौंक कर कहा, मुझे दे दो, मैं छुड़वा दूंगी। अम्मा से खत लेकर वह बाहर चली आई। अपने ऑफिस में आकर उसने कई बार खत को उल्टा पलटा और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके खिड़की के बाहर फेंक दिए।